आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट का हिंदी। आज का जो टॉपिक है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। जो पैडागोजी सेक्शन है, शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ये भाषा से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और इसके पहले हम एक पहली क्लास भी ले चुके हैं भाषा अर्जन और अधिगम का, तो उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। भाषा अर्जन के चरण के रूप में बलबलाना की अवधि क्या होती है? तो देखिए, जो बलबलाना की अवधि होती है ना, वह जैसे बच्चा जब 6 माह की उम्र का लगभग हो जाता है तो बा बा दा दा दादी ऐसे ध्वनियाँ निकालने लगता है, ठीक ना। वही होता है बलबलाना, ठीक ना। तो ये एक भाषा अर्जन का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण जैविक चरण होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 महीने से 10 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरा है, भाषा अधिगम में सकारात्मक स्थानांतरण का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषा, जो ऑप्शन नंबर 1 है पहली भाषा को पूरी तरह भूल जाना। ऐसी बात नहीं है, सकारात्मक पूछ रहा है ना। बी वाला है मातृभाषा का ज्ञान दूसरी भाषा को सीखने में सहायता करना। बात बिल्कुल सही है, मातृभाषा की सहायता से दूसरी भाषा को सीखना, ठीक ना। जैसे हिंदी से अंग्रेजी को सीखना, अंग्रेजी से अन्य भाषा को सीखना, ठीक ना। यही होता है भाषा का स्थानांतरण। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। वाइगोस्की के सम्मिश्र विकास का क्षेत्र जेडपीडी जोन का भाषा सीखने में क्या निहितार्थ है? तो ऑप्शन नंबर है बच्चे को अकेला छोड़ देना। एकदम गलत बात है। जेडपीडी का मतलब होता है सहायता से, ठीक ना, उसका सहयोग करना। बच्चों के कठिन कार्य बिल्कुल नहीं। बच्चा वयस्कों या अधिक कुशल साथियों के सहयोग से बेहतर सीखता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस क्या होता है? कह रहा है भाषा अर्जन के संदर्भ में क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर है भाषा बुढ़ापे में सबसे तेज सीखी जाती है। ये तो पहले गलत हो गया। बी है बचपन की एक निश्चित अवधि के बाद भाषा अर्जन अत्यधिक कठिन हो जाता है। बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए बचपन में जो भाषा आप सीखे रहेंगे माता पिता द्वारा, वह बाद में वो नहीं सीख पाएंगे, ठीक ना। थोड़ा कठिन हो जाएगा। जैसे हिंदी में आप सीख लिए, इंग्लिश सीखना है तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। जैसे उम्र ज़्यादा होगी, किशोरावस्था से आगे जाएंगे तो, ठीक ना। अगर इंग्लिश में पहले से ही बात कर रहे हैं तो हिंदी में थोड़ा कठिन हो जाएगा और इंग्लिश आसानी से बोल लेंगे। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कक्षा में एक शिक्षार्थी किसी शब्द के अर्थ को समझने के लिए उसके आगे पीछे के वाक्यों की मदद लेता है। वह किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए रटने की रणनीति, बी है व्याकरणीय अनुवाद, सी है संदर्भात्मक संकेत और डी है शब्दकोश देखना। तो देखिए ये जो करेगा संदर्भात्मक संकेत की बात करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा किसी अपरिचित शब्द या का अर्थ सीधे रटने के बजाय पूरे वाक्य या संदर्भ को समझकर खुद भाप लेता है तो उसे संदर्भात्मक संकेत का उपयोग करना कहते हैं, ठीक ना। यह सबसे बेहतरीन होता है भाषा कौशल सीखने का तरीका। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। भाषा अधिगम की व्याकरण अनुवाद विधि किस पर सबसे अधिक बल देती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मौखिक अभिव्यक्ति पर, बी है शुद्ध लेखन और नियमों को रटने पर, सी है खेल खेल में सीखने पर और डी है सुनने के कौशल पर। जो व्याकरण अनुवाद विधि जो है, यह जो है शुद्ध लेखन और नियमों के रटने पर बल देती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। चॉम्स्की के यूनिवर्सल ग्रामर का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दुनिया की सभी भाषाओं के लिए एक ही व्याकरण की पुस्तक, बी है मानव मस्तिष्क में सभी भाषाओं के व्याकरणीय नियमों का एक अंतर्निहित ढांचा होता है, सी है बच्चों को स्कूल जाने से पहले व्याकरण सिखाना जरूरी है और डी है व्याकरण केवल वयस्कों को ही समझ में आता है।
तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है चॉम्स्की का यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब होता है कि मानव मस्तिष्क के सभी भाषाओं के व्याकरणिक नियमों का एक अंतर्निहित ढांचा होता है, ठीक ना। यूनिवर्सल ज्ञान का ग्रामर का मतलब होता है, मतलब सभी इंसान भाषाओं के मूल नियम समान नियम होते हैं और बच्चा इसी बुनियादी नियमों के साथ पैदा होता है, ठीक ना, जिसमें वह किसी भी परिवेश में भाषा को तुरंत पकड़ लेता है। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को अंक या ग्रेड, तो गलत। अगली कक्षा में प्रमोट कराना, ये भी गलत। भाषा सीखने के दौरान छात्रों की कमियों या कठिनाइयों के क्षेत्रों का पहचान करना, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। इसका मतलब होता है, निदान का मतलब होता है जो कमी होती है, जो बीमारी की होती है, उसका पता लगाना। उसके बाद शिक्षक उसका क्या करेगा, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उपचार करेगा और उसको कमियों को दूर करेगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि वह खुद से बातचीत करने का साधन भी है। यह कथन किससे मेल खाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वाइगोस्की का निजी भाषा, बी है स्किनर का व्यवहारवाद, सी है थांडाइक का सिद्धांत और डी है पावलोव का सिद्धांत। तो देखिए ये जो है कह रहा है कि भाषा केवल विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि वह खुद से बातचीत करने का भी साधन है। तो इसका मतलब निजी भाषण की बात कर रहा है, ठीक ना, वाइगोस्की का निजी भाषण का सिद्धांत। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा उपागम भाषा अर्जन के संरचनावादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों को निष्क्रिय आ गया तो पहले ही गलत, केवल व्याख्यान नहीं देकर कर सकते हैं। ज्ञान का निर्माण छात्र स्वयं अपने अनुभव और अंतःक्रिया से करते हैं, बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। एक कठोर दंड केवल पुस्तक अभ्यास से नहीं होगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। भाषा अधिगम में इनपुट का क्या अर्थ है? तो इनपुट का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 1 है छात्र द्वारा लिखी गई परीक्षा, नहीं, विद्यार्थियों को सुनने और पढ़ने के लिए मिलने वाली भाषाई सामग्री, ये बात सही है। इसी को इनपुट बोलते हैं, जो पढ़ने लिखने के लिए सामग्री मिलती है, ठीक ना, तब भाषा का विकास आसान हो जाता है। जैसे इनपुट का मतलब सुनना पढ़ना, ये सब ग्रहण करने वाली बात है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 हो गया, 12 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग। भाषा अर्जन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नगण्य न के बराबर है? तो ऑप्शन नंबर 1 समाज, बी है परिवार, सी है भाषा का व्याकरण विद्यालय में रटना और डी है प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो देखिए भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो होती है परिवार से होती है, ठीक ना, परिवार से भी हो सकती है, लेकिन यह नगण्य पूछा है ना, समाज से होती है, परिवार से होती है, प्रिंट समृद्ध परिवेश मतलब चित्र के माध्यम से होती है, लेकिन रटने से सिर्फ नहीं होगी। तो नहीं पूछा है नगण्य, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत परेशान है हम। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। एक बच्चा कहता है मैंने केला खाया और फिर कहता है मैंने केला खाई, यह क्या दर्शाता है? बच्चे को हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं आती, गलत बात। बच्चा नियमों का अति सामान्यीकरण कर रहा है, ठीक है, बच्चा जानबूझकर नहीं, बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, बात जो देखिए बच्चा जो नियमों का अति सामान्यीकरण कर रहा है, ठीक ना। इसका मतलब होता है जब बच्चे भाषा के किसी नियम को सीख लेते हैं तो उसे हर जगह लागू करने की कोशिश करते हैं। जैसे लिंग या काल के नियम का हर शब्द का प्रयोग होता है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं अति सामान्यीकरण, जो सीखने का एक पड़ाव होता है। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। द्वितीय भाषा सीखने के दौरान होने वाली नकारात्मक बाधा का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मातृभाषा की वजह से, नहीं, भाषा के उच्चारण में दोष है, तो पूरा गलत है। वो दोष क्यों होगा भाई, क्या कर रहा है? कर रहा है द्वितीय भाषा सीखने के दौरान होने वाली नकारात्मक बाधा कर रहा है, ठीक ना, मतलब बाधा नहीं हो रही है। ऋणात्मक स्थानांतरण का उदाहरण कर रहा है मातृभाषा की वजह से, नहीं, भाषा के उच्चारण में दोष, ठीक है, हो सकता है भाई, क्योंकि अगर मातृभाषा आप बोल चुके हैं तो उसमें इंग्लिश बोलना है तो थोड़ा सा दोष होगा।
ये स्वाभाविक है, धीरे धीरे होगा ना सही, तो वही बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। भाषा सीखने सिखाने में पोर्टफोलियो का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर एक केवल आ गया तो गलत। यह बच्चों की भाषाई प्रगति का आक्रमिक और संचयी रिकॉर्ड है, ठीक है। पोर्टफोलियो में क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, भाषा बच्चे का दैनिक जीवन का, दैनिक में जो कार्य कर रहा है स्कूल में, उसका सबका रिकॉर्ड होता है, कितने अंक प्राप्त किया है, सबका रिकॉर्ड होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। भाषा अधिगम की संप्रेषणात्मक विधि मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती है? तो ऑप्शन नंबर एक है केवल व्याकरण के सूत्रों को याद करने पर नहीं। बी है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में भाषा के अर्थपूर्ण उपयोग पर। एक बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक कौशल के अंतर्गत आता है? सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, बोलना और लिखना, सुनना और बोलना। उत्पादक कौशल मतलब जो निकल रहा है, ग्रहण नहीं कर रहा है, ठीक ना। ग्रहण में क्या आता है? सुनना और पढ़ना आता है। उत्पादक में बोलना और लिखना आता है, जो उत्पादक, तो बोलना और लिखना ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। भाषा अर्जन के सिद्धांत में समृद्ध वातावरण का अर्थ कक्षा में किस प्रकार की सामग्री से है? तो ऑप्शन नंबर एक है बहुत महंगी और तकनीकी गैजेट्स। बी है बच्चों की भाषा कहानियाँ, उनके द्वारा बनाए गए चित्र और प्रासंगिक पोस्टर दीवारें पर प्रदर्शित होता। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। संज्ञानात्मक संप्रत्यय BICS और CALP का विचार किसने दिया था जो भाषा अधिगम से संबंधित है? तो देखिए जो दिए थे जिम कॉमिन्स। कौन दिए थे? जिम कॉमिन्स ने, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ी से थोड़ा चल रहा है फास्ट में, तो वीडियो को आप लोग 2 बार देख लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में बाल साहित्य क्यों सबसे उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बहुत सस्ता होता है, ये कोई बात नहीं। इसमें केवल राजा रानी वाली कहानी गलत है। यह भाषा की रंगतें, विभिन्न रूप और प्रमाणिक संदर्भ प्रस्तुत करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्र नहीं। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। होल लैंग्वेज अप्रोच पूर्ण भाषा दृष्टिकोण का क्या मानना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर एक है भाषा को छोटे छोटे टुकड़े जैसे वर्णमाला के अक्षरों में ही तोड़कर सिखाना चाहिए। भी भाषा को अर्थपूर्ण और समग्र रूप से शब्दों, वाक्यों और कहानियों के माध्यम से एक साथ सिखाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। अंतःवाक्य की प्रक्रिया भाषा विकास में कब विकसित होती है? तो ऑप्शन नंबर एक है जब बच्चा पूरी तरह मौन रहना सीख जाता है। बी करा है जब निजी वाक्य मानसिक या बिना आवाज़ की विचारों में बदल जाता है। सी है जन्म के तुरंत बाद, और डी है केवल किशोरावस्था में। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? जब निजी वाक्य मानसिक या बिना आवाज़ की विचारों में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। भाषा अर्जन क्षमता समय के साथ कमज़ोर क्यों होने लगती है? तो ऑप्शन नंबर एक है स्कूल में ज़्यादा गृह कार्य मिलने के कारण। बी है उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क के लचीलेपन में कमी आने के कारण। तो ये मस्तिष्क में जो लचीलापन आ जाता है इसकी वजह से, ठीक ना, जब उम्र बढ़ेगी तो। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई त्रुटियों को ठीक करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर एक है बच्चों को पूरी कक्षा के सामने डांटना चाहिए। डांटना तो एकदम नहीं चाहिए। बी वाला सही भाषा का प्रयोग स्वयं करके बच्चों की स्वाभाविक रूप से सही रूप सुनने का अवसर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। बार बार 50 बार लिखने से और त्रुटियां बार बार नज़रअंदाज करने से नहीं होगा। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। भाषा अधिगम की प्रत्यक्ष विधि का एक प्रमुख दोष क्या है? ऑप्शन नंबर एक इनमें छात्र बोलना नहीं सीख पाते, गलत बात। इनमें बहुत अधिक व्याकरण के सूत्र रटने पड़ते हैं, नहीं।
सी है, प्रारंभिक स्तर पर यह विधि अधिक समय लेती है और इनमें मातृभाषा की पूरी उपेक्षा की जाती है। ठीक बात है, ज़्यादा समय भी लेगी और मातृभाषा की क्या होगी, उपेक्षा भी की जाती है प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में सचेतनता का स्तर कैसा होता है? तो देखिए, अर्जन सचेत है, अधिगम अचेतन है। ठीक बात है, गलत है, उल्टा है। अधिगम क्या है? सचेतन अचेतन होता क्या है? जब अर्जन बच्चा करेगा तब वह क्या होता है? जब अर्जन करेगा तो बच्चा का जो ध्यान होता है नियमों पर नहीं होता है, इसीलिए उसे अचेतन कहते हैं। जबकि अधिगम में क्या होता है? नियमों पर होता है। जब नियम पर होगा तो वह सचेतन होगा। ठीक है ना। तो इसलिए अर्जन वाला तो नहीं होगा, बी है अर्जन अवचेतन, ये बात ठीक है। और जबकि अधिगम सचेतन होता है। ठीक है, अधिगम सचेतन मतलब क्योंकि नियम के हिसाब से ही चलना होता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। सोनू कक्षा 3 में पढ़ता है, वह पढ़ते समय 6 को 6 बोलता है, यह किस स्थिति को दर्शाता है? सोनू की दिखाई नहीं दे, गलत बात। यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, मातृभाषा का प्रभाव हो सकता है। ठीक ना। कई जगह बोलिए अलग अलग होती है, थोड़ा सा ख को छ बोल देते हैं, छ को ख बोल देते हैं, ऐसे होता है, लगता है कि वो बोल रहे हैं। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। भाषा शिक्षण में आगमन विधि का सही क्रम क्या है? पहले आगमन में उदाहरण, फिर नियम। ठीक ना। आगमन विश्लेषण नियम, अर्थात उदाहरण विश्लेषण नियम। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो बच्चे की मातृभाषा और स्थानीय भाषा होना चाहिए। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, लास्ट अंतिम क्वेश्चन। भाषा अधिगम की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी है? तो देखिए, जो आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि नई भाषा सीखने और बातचीत करने में छात्र अपनी स्वाभाविक इच्छा और आनंद को लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।